आज हम लोग ये देखेंगे उत्तल गोलीय पृष्ठ में अगर विरल माध्यम में वस्तु रखेंगे और जो प्रकाश किरण अपवर्तित होगी, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि वो अभिलंब से थोड़ा सा झुकी हुई थी, इसलिए उसका जो इमेज बना हुआ था वो विरल में ही बना हुआ था। आज सिचुएशन थोड़ी सी बदल जाएगी, वस्तु भी वहीं रखा होगा विरल में ही, पृष्ठ भी उत्तल ही होगा, लेकिन इस बार इमेज सघन माध्यम में बनेगी। क्यों? क्योंकि जो लास्ट क्लास में हमने इसको सिर्फ इतना सा मोड़ा हुआ था, अब हम उसको थोड़ा सा ज्यादा मोड़ेंगे। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा, इसका जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो और ज्यादा होगा। ऐसा माध्यम होगा जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा तो वो ज्यादा किरणों को मोड़ देगा। तो अगर इसने ज्यादा मोड़ दिया रे को तो उस रे का क्या होगा? इतना मुड़ी थी तो इसकी इमेज यहां पर बनी हुई थी, ये रे और थोड़ी ज्यादा मोड़ देंगे। जब ज्यादा मोड़ देंगे तो ये यहां पर आ जाएगी। ठीक है, आप फिर से एक बार देख लें, यहां जो हमने इसका ये लिया हुआ है कि वस्तु कहां पर होगी, विरल माध्यम में, सरफेस आज भी उत्तल है, प्रतिबिंब कहां बनेगा, सघन माध्यम में। अभी आप देखेंगे ये उत्तल पृष्ठ मैंने बनाया, इधर की तरफ पूरा ये सघन माध्यम है, ग्लास है। ये इस उत्तल गोलीय पृष्ठ का पोल है, ध्रुव। यहां से कुछ दूरी पर यहां पर हमने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा। पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब बिंदु वस्तु, एक ऐसी वस्तु जिसका साइज बिंदु के साइज का है। ठीक है, अब इमेज कहां बनेगी उसको देखने के लिए यहां से हमने एक प्रकाश किरण भेजी, ये वो प्रकाश किरण जा रही है। देखो, अगर इस पॉइंट को हम ए मान लें तो ओ ए आपतित किरण हो जाएगी। इस किरण का एक्चुअल पाथ ये है जो यहां डॉटेड लाइन से हमने आपको दिखाया है, पर वो उस रास्ते पर नहीं जाएगी। उस रास्ते पर इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि यहां पर ग्लास है, मीडियम चेंज हो गया, और मीडियम चेंज हो गया तो रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन होगा, लाइट रे अपने मार्ग से थोड़ा सा मुड़ जाएगी। किधर की तरफ मुड़ेगी? तो उसके लिए हम तो जानते हैं कि विरल से सघन में अगर जा रही है तो अभिलंब की ओर झुकेगी। अब अभिलंब की ओर झुकेगी तो सबसे पहले देखने वाली बात यह कि अभिलंब है कहां आखिरकार। और आपको याद होगा, उत्तल पृष्ठ हो या उत्तल, उसकी किसी भी पॉइंट पर अगर अभिलंब हमको चाहिए तो हम उसको कहां से ज्वाइन करा सकते हैं? सी से। ये एक लाइन आएगी जो कि सी से मिलाई गई है, ये लाइन अभिलंब का काम कर रही है। तो ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब दोनों के बीच का ये वाला कोण जो होगा इसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण। तो जाने का रास्ता इसके ये है, लेकिन विरल से सघन में जाने की वजह से अभिलंब की ओर झुकना है। तो जाने का रास्ता ये था और ये सघन माध्यम में अभिलंब है, तो इसे अभिलंब की ओर झुकना था, ऐसे नीचे की तरफ झुकना था। तो हमने इसको नीचे की तरफ झुका दिया और ये झुक के ऐसे चली गई। देखो, अब ये लाइट रे अपवर्तित प्रकाश किरण हो गई। आप देख सकते हैं ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है? अभिलंब को। ये अपवर्तित प्रकाश किरण है। आप ये भी जानते हैं कि अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल बनता है, इस एंगल को हम बोलते हैं आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये प्रकाश किरण गई और ये आगे चली गई। किसी भी वस्तु की इमेज बनाने के लिए हमें कम से कम 2 प्रकाश किरणें चाहिए। तो हमने 2 प्रकाश किरणें ली। कौन कौन सी? एक प्रकाश किरण तो हम यही ले लेते हैं जो कि मुख्य अक्ष के साथ साथ चलेगी, ये वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के साथ गई क्योंकि ये प्रकाश किरण सरफेस पर अभिलंबवत टकराती है। और हमें कैसे मालूम कि अभिलंबवत टकराती है? क्योंकि ये वाली लाइन कहां से आ रही? सी से, और सी से सरफेस के किसी भी पॉइंट को मिलाने वाली लाइन ही अभिलंब होती है। तो सी से सरफेस के इस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन अभिलंब का काम करेगी। अगर ये अभिलंब का काम करेगी तो ये प्रकाश किरण इस दिशा में जाएगी, तो अभिलंब की दिशा में तो जा रही है, इसलिए कहीं नहीं मुड़ेगी, सीधी निकल जाएगी ऐसे, ये सीधी चली जाएगी। तो अब हमने 2 प्रकाश किरणें ले ली। एक कौन सी प्रकाश किरण ले ली हमने? जो मुख्य अक्ष के साथ साथ चली जाएगी। एक दूसरी प्रकाश किरण हमने ली
आपतित किरण ये वाली, जो कि अपवर्तन के बाद ये चली जा रही है। अब हमको देखना ये है कि इमेज कहां बनेगी। तो इमेज का तरीका हमारा क्या होता है, आपको याद है? अपवर्तन हो जाने के बाद जो भी होना है, अपवर्तन होना है, परावर्तन होना है, जो भी होना है सब हो जाने दीजिए। उसके बाद जब आपको लगने लगे कि ये प्रकाश किरणें अब चली जा रही हैं, अब इनका कुछ होने वाला नहीं है, ये सीधी निकल जाएंगे, तो वहां जाकर के उनके सामने अपनी आंख सेट कर दीजिए। तो ये प्रकाश किरणें सब होने के बाद यहां जा रही है। अब इसके बाद इनका कुछ होना है नहीं, तो यहां पर आए, यहां पर हमने अपनी आंख को सेट कर दिया। अब जब हम अपनी आंख को सेट करेंगे तो हमारी आंखों में दो प्रकाश किरणें प्रवेश कर रही हैं। वो जो दो प्रकाश किरणें हमारी आंखों पर इंटर करती हैं, उन लाइट रेस के साथ साथ पीछे पीछे चलिए, मतलब उन लाइट रेस को बैक ट्रैक करिए और देखिए कि क्या वो कहीं पर काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं। पर याद रहे, हमारे जो देखने का सिस्टम है, ब्रेन, आईज, नर्वस सिस्टम, ये इसको किरणों को मोड़ना नहीं आता है, ये आपको याद रखना है। तो जो लाइट रेस आपकी आंखों पर एंटर करती है, उनको बैक ट्रैक करिए, मतलब उनके साथ साथ पीछे पीछे चलिए और देखिए कि क्या ये किरणें कहीं पर काटती हैं या काटते हुए प्रतीत होती हैं आपको। तो हम इन किरणों के साथ साथ चलने लगे ऐसे, इसके साथ साथ भी चले ऐसे, और हमने देखा ये वो पॉइंट है जहां पर दोनों किरणें एक्चुअली इंटरसेक्ट करती हैं। वाकई में ये दोनों प्रकाश किरणें इस पॉइंट पर काट रही हैं। अगर ये दोनों प्रकाश किरणें यहां पर काटती है तो बस आगे का कोई पॉइंट सर्च करने की जरूरत नहीं है आपको, यही उस वस्तु का इमेज बनेगा। तो ये जो वस्तु हमने यहां रखी है, बिंदु वस्तु, उसका ये बिंदु प्रतिबिंब यहां पर बन गया आई। उसके बाद आपको ये देखना कि आगे क्या होगा, कहां काटेंगे, आगे आप कहीं नहीं काटेंगे। अगर वो ऐसे आई है और उन्होंने यहां काटा है तो इसके पीछे वो फैल ही रही होंगी, कहीं नहीं काटेंगे जाके, बस यही इसका इमेज है। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब वो वहां पर बन गया। अब आप देख सकते हैं वस्तु को हमने कहां रखा है, विरल माध्यम में। पृष्ठ हमने कैसा लिया है, उत्तल गोलीय पृष्ठ लिया है। इमेज कहां बनी है जाकर के, सघन माध्यम में। जो पिछला आर्टिकल किया था उसमें वस्तु हमने रखी थी विरल माध्यम में, पृष्ठ हमने गोली, उत्तल गोलीय पृष्ठ ही लिया हुआ था, और प्रतिबिंब भी कहां बन रहा था, विरल माध्यम में। आज स्पेसिफिकेशंस चेंज हो गए हैं, थोड़ा सा बदल गया है, और पूरा वही आर्टिकल है, बस हमने कर क्या दिया है, प्रकाश किरण को थोड़ा ज्यादा मोड़ दिया है। क्यों ज्यादा मोड़ दिया? इसलिए ज्यादा मोड़ दिया है क्योंकि हो सकता है ये जो ग्लास है, ये जो दूसरा मीडियम है, डेंसर मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है तो आपने देखा है कि वो किरणों को मोड़ेगा भी ज्यादा, तो इसने ज्यादा मोड़ दिया। बस अब ज्यादा मोड़ दिया तो इमेज रियल बन गई। तो इमेज बनी कहां, सघन माध्यम में, और इमेज बनी कैसी, आंसर है रियल इमेज बनी। लास्ट क्लास में जो हमने यही वाला लिया हुआ था उसमें इमेज विरल माध्यम में बनती थी और उसके बाद भी इमेज वर्चुअल बनती थी, मतलब आभासी बनती थी इमेज। किरणें एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं करती थी, वो एक दूसरे को काटते हुए में प्रतीत होती थी, रियल में वो एक दूसरे को नहीं काट रही थी। बट द इमेज इन दिस केस इज रियल, नॉट वर्चुअल। ओके, ये सारा कुछ कर लिया। डिस्टेंसेस वगैरह सेम वही, मैंने लास्ट क्लास में भी बोला, उत्तल और अवतल सबको मिलाकर के कम से कम 6 कंडीशंस बनेंगी। सारी डिस्टेंसेस, सारे एंगल्स आपके सेम रहेंगे, एंड ऑल द स्टेप्स ऑफ कैलकुलेशन विल ऑलवेज रिमेन सेम। कैलकुलेशन की जितनी स्टेप्स है ना, करीब करीब वो लगभग कैसी रहेंगी, वो भी सेम ही रहेंगी। तो अब आप देख लीजिए, ये पोल है, पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा u, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा r, पोल से इमेज तक का डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस कहलाएगा, और उसे हम लिखते हैं v से। इस पॉइंट से हमने इस पर एक लंब ड्रॉप कर दिया, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इस पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। मान लिया कि ये जो लंब डाला है वो h लंबाई का है, h हाइट है उसकी लंब की। इसके बाद एंगल्स रह जाते हैं। ये आपतन कोण I है, आप जानते हैं, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण।
यहां पर अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण जो बनेगा वो अपवर्तन कोण R बनेगा। अल्फा बीटा गामा 3 एंगल्स और रह जाते हैं। हमने आपको ये भी बोला था कि अल्फा बीटा गामा इन एंगल्स को भी आप बिल्कुल परेशान मत होइए, सारे के सारे एंगल्स आपके वहीं बनेंगे जहां हमने लास्ट क्लास में बनाया। ऑब्जेक्ट वाली जगह पर कौन बनेगा? अल्फा, इमेज वाली जगह पर बीटा और सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली जगह पर गामा। तो ऑब्जेक्ट वाली जगह पर अल्फा, इमेज वाली जगह पर बीटा और सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली जगह पर गामा। ये ऐसा ही लीजिए आप हमेशा। आप जितने डेरिवेशन करिए ना, आप पूरे 6 भी करिए डेरिवेशन, तो भी अल्फा बीटा गामा को बदलिए नहीं। ऐसा मत करिए कि अल्फा वस्तु वाली जगह पर ले रहे हो, फिर एक डेरिवेशन में आपने अल्फा ले लिया प्रतिबिंब वाली जगह पर, ये मत करिए। अल्फा हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह पर, बीटा इमेज वाली जगह पर और गामा सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली जगह पर ही एंगल लीजिए। और एक चीज के लिए मैं आपको रिस्ट्रिक्ट करूंगा, एडवाइस करूंगा कि आप जो μ1 और μ2 लेते हैं, μ1 हमेशा विरल माध्यम का अपवर्तनांक लीजिए और μ2 हमेशा सघन माध्यम का अपवर्तनांक लीजिए। कभी उठा के अगर हम इस ऑब्जेक्ट को ना सघन माध्यम में भी रख दें तो भी आप कंफ्यूज मत होइए, μ1 विरल के लिए ही लीजिएगा। आप ये मत सोचिए कि वस्तु तो अब सघन माध्यम में रख दी गई इसलिए हमने सघन माध्यम के अपवर्तनांक को μ1 लिखना है, ऐसा नहीं है। आप μ1 और μ2 ये चीजें ना आप फिक्स ही रखिए, आप फायदे में रहेंगे और आपको डेरिवेशन करते वक्त ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो μ1 हमेशा किसको मानिए? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम, विरल माध्यम के अपवर्तनांक को। μ2 हमेशा किसको मानिए? सघन माध्यम के अपवर्तनांक को। अल्फा कहां पर लीजिए? ऑब्जेक्ट वाली जगह पर। बीटा कहां लीजिए? इमेज वाली जगह पर। और गामा हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली जगह पर। ये कुछ चीजें ना, इनको फिक्स ही रखो, चेंज मत करिए आप बीच बीच में, आपको ठीक रहेगा और डेरिवेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ये चित्र हमने बना दिया है, स्पेसिफिकेशन लिख दिया आपके सामने। ये वही चीज है जो कल हमने लिया था, दैट विदाउट दिस कन्वीनियंस वी कांट सॉल्व अवर फॉर्मूला। हम सॉल्व ही नहीं कर सकते इस कन्वीनियंस के बगैर। तो ये तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हमको लेना ही पड़ेगा कि सारे एंगल्स बहुत छोटे हैं, इसलिए उनका साइन, उनका टैन, और हम चाहे तो सिंपल वो एंगल भी ले सकते हैं केवल उसकी जगह पर। हमने ये भी माना है कि जो यहाँ पर गोलीय पृष्ठ है, उस गोलीय पृष्ठ की वक्रता, उसका जो कर्वेचर है, इट इज वेरी वेरी लेस कर्वेचर। कर्वेचर के लेस होने से हमको एक कन्वीनियंस ये मिल जाएगा कि जब आप इस पॉइंट से यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, सो एट दैट सिचुएशन पॉइंट N एंड पॉइंट P विल बी वेरी नियरर टू ईच अदर। जो पॉइंट N और पॉइंट P होगा वो एक दूसरे के बहुत पास पास आ जाएंगे। हमने कल आपको ऐसा बना के भी दिखाया। अगर कर्वेचर इतना ज्यादा लोगे, फिर यहां से लंब डालोगे तो इतनी दूर आएगा लंब। कर्वेचर जितना कम करते जाओगे ना आप इसका, फिर आप यहां से लंब डालिए, ये लंब बस इतनी दूर आ जाएगा। तो पॉइंट N पॉइंट P के नजदीक जाता जाएगा और पॉइंट N पॉइंट P के एक दिन ऐसा नजदीक आ जाएगा कि हम लोग N की जगह पर क्या ले सकते हैं? P ले ही सकते हैं सीधे। समझ में आ रहा है? बेटा पीछे वाले दरवाजे जरा बंद कर दो भैया। ये कन्वीनियंस हमने यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो देखिए, कैलकुलेशन करिए और मैच में करिए कि लास्ट डेरिवेशन जो किया था और इसमें क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं। सबसे पहले साइन रूल नहीं, सॉरी, स्नेल्स लॉ लगाएंगे, स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या होता है आप यहां पर देख सकते हैं। प्रकाश किरण कहां से जा रही है? विरल से जा रही है सघन में। समझ आया आपको? और मोड़ने का काम यहां पर कौन कर रहा है बताइए? मोड़ने का काम यहां पर विरल माध्यम कर रहा है कि सघन माध्यम? सघन माध्यम। μ1 कर रहा है कि μ2 कर रहा है? μ2। तो अपवर्तनांक किसका होना चाहिए? μ1 का कि μ2 का? μ2 का अपवर्तनांक होना चाहिए। और μ1 के सापेक्ष
इसलिए यहां पर मैं लिख दूंगा μ21 इज इक्वल टू μ21 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा? साइन आई अपॉन साइन आर। अब एक जो कन्वीनियंस आपने लिया है कि कोण बड़े छोटे छोटे हैं, इसलिए साइन आई की जगह पर आई और साइन आर की जगह पर आप क्या ले सकते हो? आर। देयरफॉर μ21 इज इक्वल टू साइन आई की जगह पर हम बेटा लिख देंगे आई और साइन आर की जगह पर क्या लिख लेंगे? आर। क्यों लिख सकते हैं अब आपको पता चल गया। ओके, अब थोड़ा ध्यान से देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाई। एक चीज और, एक छोटी सी चीज और, अगर सघन माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक μ2 है और विरल माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक μ1 है, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक एक और तरीके से आप लोग निकालते हैं। उसके लिए हम μ21 की जगह पर क्या लिख सकते हैं? μ2 अपॉन μ1। ये तो लास्ट डेरिवेशन में भी किया आपने, ये कोई नया नहीं किया है, लास्ट डेरिवेशन लास्ट क्लास में भी आपने किया था। क्रॉस मल्टीप्लाई आप करवा दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा? बोलो जल्दी से, आवाज नहीं आ रही क्या? μ1 इंटू वाई इज इक्वल टू, μ1 क्या चीज है? बोलिए जल्दी से। पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। μ2 क्या चीज है? दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। आई क्या चीज है भैया? आपतन कोण। आर क्या है? अपवर्तन कोण। स्नेल का नियम, इतना तो पिछले वाले में भी था, कोई डिफरेंस यहां तक नहीं आ रहा है। फिगर में थोड़ा सा फर्क आया, थोड़े से डिफरेंसेस स्पेसिफिकेशंस में आ गए, और कैलकुलेशन पे अभी तक तो कोई फर्क नहीं मिल रहा है। अब हमको आई और आर चाहिए, एंड आफ्टर दैट वी विल पुट द वैल्यूज। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आई का मान कैसे निकाला जाए, उसके लिए एक त्रिभुज लेना चाहेंगे हम। देखो, ये बताइए, ये वाली जो लाइन है वो कहां से आ रही है? ये ए आई वाली है या ए सी वाली लाइन है? ये पक्का, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? ये वाली लाइन बताइए हमको, ये लाइन कौन सी वाली है? ए सी वाली लाइन है कि ए आई वाली? वेरी गुड। तो फिर ऐसा हम एक त्रिभुज यहां लेना चाहते हैं, त्रिभुज ए ओ सी। देख लो सभी लोग ध्यान से, त्रिभुज ए ओ सी में, त्रिभुज ए ओ सी, ये त्रिभुज देख रहे हैं, और इस लाइन को आगे बढ़ाया गया है और उसके बाद ये वाला एंगल आई बना है। इसका मतलब है ये इस त्रिभुज का कौन सा कोण है? ये इस त्रिभुज का बाह्य कोण है। और किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण की वैल्यू कितनी होती है? आंसर है अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होती है। तो ये त्रिभुज ए ओ सी लिया है, इसका बाह्य कोण है आई, और अंतः कोण कौन कौन से हैं? अल्फा और गामा की अल्फा और बीटा, अल्फा और गामा। इसलिए कौन किसके इक्वल होगा बता सकते हैं आप मुझे? आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। आई की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? अल्फा प्लस गामा के बराबर आ जाएगी। ठीक है, इधर आ जाइए आप लोग आगे जरा, एक को यहां बिठा लो, एक को उस पर बिठा लो, आ जाओ। बैठ जाओ, एक लोग वहां बैठो, एक लोग उधर बैठ जाओ। बस भैया इधर देखिए जल्दी से, ये हमने एक आई का मान निकाल लिया। अब हमको आर भी चाहिए। आई और आर चाहिए क्यों हमको? क्योंकि हमको यहां रखने हैं जो, इसलिए हमको आई और आर की वैल्यूज चाहिए। ठीक है, अब आर निकालने के लिए हम कौन सा त्रिभुज लेंगे? उसके लिए हम त्रिभुज लेना चाहते हैं त्रिभुज ए सी आई। ध्यान से सभी बच्चे देखें, बउआ हो, अरे देखो बेटा, त्रिभुज ए सी आई, सभी बच्चों को दिखाइए। ए सी आई, ये वाला ट्रायंगल,
आप कहें तो मैं इसे बाहर भी निकाल के बना सकता हूं। ऐसा बना हुआ है, ये ए है, ये सी है, और यहां पर क्या है, आई। इसमें ये एक एंगल बना हुआ है गामा। ये एंगल कितना है बोलो जल्दी से, ए सी आई ट्रायंगल का ये वाला एंगल आर, ए सी आई ट्रायंगल का ये वाला एंगल बीटा। अब ये त्रिभुज आप देखिए, और इस त्रिभुज में देखिए एक बाह्य कोण है और दो अंतःकोण है। बाह्य कोण का काम कौन करेगा, गामा। अंतःकोण का काम कौन करेगा, बीटा। तो गामा की वैल्यू अल्फा और बीटा, ओ आई एम सॉरी, आर और बीटा के जोड़ के बराबर आएगी। गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा। हमको तो आर की वैल्यू चाहिए, तो बीटा इधर भेज दो। आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा, ठीक है। अब आई और आर दोनों के मान इक्वेशन 1 पे रखेंगे। समीकरण 1 से μ1 इंटू आई की जगह पर बेटा देखो क्या लिखा जाएगा, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू μ2, और आर की जगह पर क्या लिखेंगे, गामा माइनस बीटा। आई की वैल्यू आई की जगह पर लिख दिया, और आर की वैल्यू आर की जगह पर अप्लाई कर दिया। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करो इसका। μ1 अल्फा प्लस μ1 गामा इज इक्वल टू μ2 गामा प्लस μ2 बीटा, ठीक है। अब गामा वाले टर्म एक तरफ कर लो, और अल्फा बीटा एक साइड पे कर लीजिए। μ1 अल्फा माइनस μ2 बीटा इज इक्वल टू, इसको बहुआ इधर लाए तो माइनस हो गया। ये पहले से ही बेटा उधर की तरफ है, तो μ2 गामा, और ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, μ1 गामा, ठीक। अब इसको नोट कर लीजिए, μ1 अल्फा माइनस μ2 बीटा, μ1 अल्फा माइनस μ2 बीटा, इन दोनों से गामा कॉमन कर सकते हैं हम। क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हो रही क्या, μ1 अल्फा प्लस μ1 गामा μ2 गामा माइनस μ2 बीटा, ठीक है। तो ये जब इधर आएगा तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस नहीं होगा, और μ2 गामा माइनस μ1 गामा, ठीक है। इन दोनों से बेटा गामा कॉमन कर सकते हैं आप। अगर आप दोनों से गामा कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, μ2 माइनस μ1, μ2 माइनस μ1, और साथ में क्या लिखा रहेगा, गामा, ठीक है। नहीं समझ आएगा यहां तक। अब वक्त आ चुका है इस वाले कन्वीनियंस का इस्तेमाल करने का। अल्फा बीटा गामा, दीज आर द वेरी स्मॉल एंगल्स, और स्मॉल एंगल होने की वजह से हम चाहें तो अल्फा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा भी लिख सकते हैं, और हम चाहें तो अल्फा की जगह पर टैन अल्फा भी लिख सकते हैं। तो हम साइन अल्फा लिखना चाहेंगे कि टैन अल्फा लिखना चाहेंगे, आंसर है टैन अल्फा। यहां पर इस्तेमाल करेंगे, क्यों, क्योंकि यहां साइन अल्फा यूज करेंगे, उसमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस आता है, लंब बटे कर्ण आता है, तो कर्ण हमको मालूम नहीं है इसमें, तो हम टैन यूज करेंगे जिसमें लंब और आधार आता है, और दोनों हमको पता रहते हैं। ये कल भी बात हमने बताई आपको, इसलिए अल्फा की जगह पर हम टैन अल्फा, बीटा टैन बीटा, और गामा को क्या लिखेंगे, टैन गामा। तो μ1 इंटू टैन अल्फा प्लस μ2 इंटू टैन बीटा इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 इंटू टैन गामा। इसको हटा दे रहे, समझ गए हैं आप। गामा की जगह पर बेटा टैन गामा लिख देंगे, ठीक। अब टैन अल्फा टैन बीटा टैन गामा की वैल्यू लिखिए। देखो ध्यान से देखिएगा, अब हम आपको ये समकोण त्रिभुज दिखाना चाहते हैं, ये वाला देखिए सभी बच्चे, ये वाला समकोण त्रिभुज ANO दिख गया सबको। इसमें ये कोण कितना है, अल्फा। तो टैन अल्फा बेटा क्या होगा, लंब बटे आधार। समझ आ रहा है ना आपको। लंब के लिए क्या है यहां पर AN, और आधार के लिए NO। तो μ1 की जगह μ1, टैन अल्फा की जगह पर AN अपॉन NO।
प्लस म्यू टू की जगह पर म्यू टू, टेन बीटा आप देखना है। ध्रुव बीटा कहां पर है? यहां पर है बीटा, ये वाला। अब आपको जो समकोण त्रिभुज देखना है वो ये है, ANI, ये वाला बेटा समकोण त्रिभुज देखना है। इस समकोण त्रिभुज में टेन बीटा फिर से लंब बटे आधार, तो लंब तो AN हो गया, आधार कहां से कहां तक लेना है? N से C तक या N से I तक? वेरी गुड, N से I तक लेना है। तो AN अपॉन NI इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन, म्यू टू माइनस म्यू वन। टेन गॉमा की जगह पर क्या लिखेंगे? टेन गॉमा, ये है बेटा गॉमा। अब इसके लिए आपको जो समकोण त्रिभुज देखना है वो ये है, तो टेन गॉमा की वैल्यू क्या होगी? फिर से लंब बटे आधार। इसके लिए लंब तो AN है, आधार इसके लिए क्या होगा? N से C तक कि N से I तक? बस, पक्का? तो ठीक है, आप सही कह रहे हैं फिर तो। AN अपॉन NC, AN अपॉन NC। और ये आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लगता है मुझे। कभी कभी क्या होता है ना, बच्चे बोलते हैं 2 चौके, बोले 8, बोले 8 होते हैं, नहीं बोले 7 होते हैं। आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। N से C तक लेना है तो यही लेना है, और इसके लिए आपका नॉलेज बहुत काम करेगा, ठीक है। तो AN अपॉन NC। खैर, अब इस पे वैल्यूज मुझे रखनी है, और यहां पर एक कन्वीनियंस और यूज करना चाहते हैं कि बिंदु N के स्थान पर P लिया जा सकता है, तो जहां जरूरत होगी हम वहां पर यूज करेंगे केवल। तो हमने यहां पर क्या लिखा? म्यू वन AN अपॉन PO प्लस म्यू टू इंटू AN अपॉन PI इज इक्वल टू, ऊपर जो AN जहां पर है वहां पर हमें कुछ जरूरत नहीं है P की, वहां तो AN की जगह डायरेक्टली हम H ही लिखने वाले हैं, तो उसकी जगह तो हमें जरूरत नहीं है। बस ये जहां NO NI NC इनकी जगह पर जरूरत है। म्यू टू माइनस म्यू वन इंटू AN अपॉन PC। समझ में आ रहा है आपको? अब वैल्यूज लिखो भैया। म्यू वन, AN की जगह पर क्या लिखा जाए प्लीज बताइए मुझे, सबको समझ आ रहा है? PO की जगह पर बोलिए, PO की जगह पर U लिखना है, वेरी गुड। और ये U माइनस लिखना है कि प्लस लेना है? कैसे पता आपको? क्योंकि ये कॉन्वेक्स सरफेस के लेफ्ट साइड पे है, तो कॉन्वेक्स सरफेस के लेफ्ट साइड की तरफ जो भी डिस्टेंसेस मेजर की जाएंगी वो नेगेटिव साइन के साथ ली जाएंगी, और राइट साइड पे जो डिस्टेंसेस मेजर की जाएंगी दे ऑल विल बी टेकन एज पॉजिटिव, तो इसको हमको माइनस में लेना चाहिए। प्लस म्यू टू, AN इज अगेन H, PI बताइए PI की वैल्यू क्या होगी? P से I तक इमेज डिस्टेंस है, और इमेज डिस्टेंस को किससे लिखते हैं? V से। पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव, बिकॉज इट लाइज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द सरफेस, ये सरफेस के दाहिनी तरफ पड़ती है, इस वजह से। म्यू टू माइनस म्यू वन, AN is again H. What is PC? Distance between pole and center of curvature. इसको तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। R से लिखते हैं। पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव? क्यों लेना है आप सब समझते हैं अब, ठीक है। आप एक चीज देखो, H तो सबके ऊपर है, H तो सबके ऊपर है, H से डिवाइड ही कर दो पूरी इक्वेशन को ना, तो H तो कैंसिल हो जाएगा। बाकी बचेगा क्या? म्यू वन अपॉन यू, माइनस का वो भी, प्लस म्यू टू अपॉन वी इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। अब लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव टर्म पहले लिख लो, नेगेटिव टर्म बाद में कर दो, तो क्या लिखा जाए बताइए पहले? म्यू टू अपॉन वी, इसके बाद इसको लिखेंगे म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। ये आपका फॉर्मूला बना।
इस स्थिति के लिए अब आप ये देखो, मैच करिए जो लास्ट क्लास में हमने डेरिवेशन किया था, क्या यही फॉर्मूला था या कुछ डिफरेंस था उसमें और इसमें? यू विल गेट दैट बोथ आर द सेम। दोनों आप पाएंगे कि दोनों ही कैसे मिल रहे हैं आपको, दोनों ही सेम है। तो आप अगर 6 फिगर बना के पूरे डेरिवेशन कर डालो ना, तो अभी फॉर्मूला तो यही मिलने वाला है आपका। हाँ, थोड़ा सा चेंज आएगा जब वस्तु को आप सघन माध्यम में रख दोगे, तो थोड़ा सा परिवर्तन आ जाएगा। क्या हुआ, नहीं आ रहा ऐसा? आ रहा है ना? अच्छा, आप यहां पर फिर से एक काम कर सकते हो, μ1 से डिवाइड कर सकते हो पूरी इक्वेशन को। अगर आपने μ1 से डिवाइड कर दिया, μ1 से भाग करने पर तो यह आ जाएगा μ2 अपॉन μ1 अपॉन v। इसमें μ1 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा बेटा, इसमें μ1 से डिवाइड करेंगे तो ये μ2 अपॉन μ1, μ1 में μ1 से डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन r। और μ2 अपॉन μ1 क्या है? μ2 अपॉन μ1 है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अगर ये मान लें कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक म्यू है, यानी कि विरल के सापेक्ष सघन का माध्यम का अपवर्तनांक म्यू है, तो हम इसकी जगह पर म्यू लिख देंगे, तो म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन आर। लेकिन आप याद रखिएगा कि म्यू क्या चीज है, यहां पर क्या चीज है बताइए? म्यू विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक। क्या है म्यू बताइए? विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक। इसमें भी मुझे वैसा ही कॉन्फिडेंस चाहिए जैसा आपके पास यहां था, समझ रहे हैं? और कॉन्फिडेंस और अहंकार कभी कभी ये सेम भी लगते हैं, पर याद रहे कॉन्फिडेंस और अहंकार में देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस। कि अहंकार में कभी आपको ये एहसास नहीं होता कि आप गलत कर रहे हो, गलत को भी अहंकार क्या बताता है? आपको सही करना बताता है। तो अहंकार की सबसे खास बात आप जानते हैं क्या है? अहंकार की सबसे खास बात यह है कि वो कभी भी आपके द्वारा होने वाली गलती का एहसास आपको नहीं होने देता। आप अगर गलत भी कर रहे होते हो ना, फिर भी आपको यह लगेगा कि आप सही ही कर रहे हो। ये फर्क है अहंकार में और कॉन्फिडेंस में। ओके, तो आई थिंक कि आपको ये समझ में आ गया है। इसमें एक छोटी सी चीज और हो सकती है। उत्तल के मैंने 2 डेरिवेशन कर दिए हैं, देखिए आपके लिए समझ आ रही बात। उत्तल का तीसरा भी हो सकता है स्पेसिफिकेशन। कब? जब हम वस्तु को कहां पर रखेंगे? सघन माध्यम में। समझ रहे हैं? तो अगर ऑब्जेक्ट को हमने सघन में रख दिया, उस समय ये फॉर्मूला डिराइव करना है, उसको करेंगे नहीं हम लोग। हम आपको बता दें कि ऐसे सिचुएशन पे क्या होने वाला है। थोड़ा ध्यान से देखिए, आप देख रहे हैं वस्तु की दूरी के ऊपर कौन आता है? μ1। इसका मतलब वस्तु विरल माध्यम में रखी है ना, तो वस्तु की दूरी के ऊपर विरल माध्यम का अपवर्तनांक ही आ जाता है। वस्तु जहां रखी होगी उसी माध्यम का अपवर्तनांक उसके ऊपर आना चाहिए। अब अगर वस्तु को आपने सघन माध्यम में रखे, फिर से पूरा डायग्राम बनाया और सॉल्व किया पूरा उसको, तो आप जानते हैं उसमें जो फॉर्मूला मिलेगा, उस फॉर्मूले में थोड़ा चेंज मिलेगा। चेंज क्या मिलेगा? एक छोटा सा परिवर्तन। क्या है वो छोटा सा परिवर्तन? तो आंसर है वो छोटा सा परिवर्तन ये है कि बस आप इस फॉर्मूले पे ना μ1 और μ2 को इंटरचेंज कर दीजिए। बस क्या कर देना है उस समय? आपको μ1 और μ2 को इंटरचेंज कर देना है। ठीक है, आप एक काम करिए, ये मेरे पास जगह तो नहीं है, आप नोट करिए पहले, फिर मैं इसके बारे में बात करता हूं। ठीक है, इसी डेरिवेशन में अगर वस्तु को सघन माध्यम में रखा जाए, इसी की बात मैं कर रहा हूं। यदि वस्तु सघन माध्यम में रखी हो
तो उस समय फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करना है? आंसर है μ1 और μ2 की अदला बदली कर दीजिए। एक केवल काम आपको करना है, इंटरचेंज μ1 एंड μ2। बस μ1 और μ2 की अदला बदली कर दीजिए आप। कैसे, क्या फॉर्मूला बनेगा इसको देख के बताएं। फॉर्मूला बन जाएगा μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन u इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन r। बेटा देखो इस समय यह फॉर्मूला बन जाएगा, और ऐसा नहीं है कि आपको इसको याद रखोगे नहीं रखोगे काम बन जाएगा। अभी लेंस जब आप पढ़ेंगे तो लेंस में एक फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे जिसका नाम होगा लेंस मेकर्स फॉर्मूला। सॉरी, हिंदी में उसको बोलते हैं लेंस निर्माता सूत्र। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला जब आप डेरिवेशन करेंगे ना, उस समय जरूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि उसमें एक बार उस समय अपवर्तन का सूत्र लगाना पड़ता है जब प्रकाश किरण वायु से कांच में जा रही होती है, और एक बार उस समय फॉर्मूला लगाना पड़ता है जब प्रकाश किरण कांच से वायु में जा रही होगी। तो प्रकाश किरण कांच से वायु में कब जाएगी? आंसर है जब वस्तु कहां रखी होगी? कांच में, सघन माध्यम में। तो अगर वस्तु सघन माध्यम में रखी है तो अपवर्तन के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब इसकी देखो स्पेशलिटी जरा, इस बार वस्तु कहां पर है? μ1 में कि μ2 में? वस्तु μ1 में है कि μ2 में है? μ2 में है। तो देखो वस्तु की दूरी के ऊपर μ2 आ गया, ये टर्म नहीं बदलेगी, और इसकी हेल्प से ना आप इनको थोड़ा सा आगे पीछे याद रख सकते हो। अब बात समझ आ रही ना आपको कि अगर वस्तु विरल माध्यम में है तो u के ऊपर क्या आना चाहिए? μ1। अगर वस्तु सघन माध्यम में है तो u के ऊपर, और ये फिर आपको याद हो जाएंगे बड़ी आसानी से। अगर यहां μ2 अपॉन u आ गया है तो फिर ये μ1 अपॉन v रहेगा, और यहां पर μ1 माइनस μ2 अपॉन r रहेगा। ठीक है, ये थोड़ा बहुत आपको याद रखना है। अब ये आप नोट कर लीजिए। इसमें एक काम और कर लेते हैं, अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए एक डेरिवेशन हम आपको करके दिखा दें, ताकि एग्जामिनेशन में उत्तल का आता है तो भी आप कर सके, और कभी अवतल का आ जाए तो भी आप कर सके। बाकी पूरे 6 डायग्राम जो है वो हम सारे नहीं बनाएंगे, आपको समझा दिया गया है, आप चाहे घर में उसको ट्राई करके देख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको हटाए दे रहे हैं। अब अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र बनाएंगे। चलिए हेडिंग बनाइए जल्दी से। अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। ठीक है, लिखिए जल्दी से। अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र बनाना है आपको। ठीक है, तो यहां पर हम जो पृष्ठ बनाएंगे वो अवतल पृष्ठ बनाएंगे। बताइए ये कौन सा पृष्ठ बना दिया हमने? अवतल बनाया है कि उत्तल? अभी आप नहीं बता सकते, उसके लिए आपको क्या जानकारी चाहिए कि इसका सघन माध्यम किधर है। चलो बता ही देते हैं अब हम आपको। ये है इसका सघन माध्यम। अब आप समझ गए, अगर ये सघन माध्यम है तो ये कौन सा पृष्ठ है बताओ? अवतल गोलीय पृष्ठ है। ठीक है, अवतल गोलीय पृष्ठ का ये जो मिड पॉइंट होगा इसको क्या बोला जाएगा? पोल, ध्रुव। P से लिखेंगे। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पर पड़ेगा बता सकते हैं आप मुझे? वक्रता केंद्र इधर साइड पड़ेगा, राइट में कि लेफ्ट में? बताइए, सही सही बताइए। लेफ्ट में, मतलब लेफ्ट किधर है आपको पता है? देखो आधे बच्चे तो क्या कर रहे हैं ना, देख उधर रहे, कह रहे लेफ्ट में। उधर वाला राइट है बाबू, इधर वाला लेफ्ट है। समझ रहे हैं आप? तो ये राइट होता है और ये लेफ्ट होता है। तो यहां पर हमने इसको बनाया, क्या हो गया भैया? और ये ऐसा पूरा सर्कल पूरा करोगे
तो यह गोला पूरा हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये यहां पर आ जाएगा। एक्चुअली हम रोज शाम को बउआ को पढ़ाते हैं बैठाल के, और उसका नाम बाबू है, तो वो एहसास बना रहता है लगातार। यहां पर उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। वो पूरा दिन पता नहीं कहां कहां पढ़ता है, पर शाम को यहीं पर आते हैं और यही पीछे लगा लेते हैं अपना जो है ना पूरा सिस्टम, और कम से कम घंटे 2 घंटे जितना भी मौका मिलता है हम लोग साथ बिताते हैं पूरा टाइम, शाम वाला 2 घंटे 2.5 घंटे, कभी कभी नहीं भी बिता पाते, पर उन 2-2.5 घंटों में जब हम उसको पढ़ाते हैं तो वो हमसे लगातार क्वेश्चन करता है और हम उसको बताते रहते हैं, तो वो एक चीज़ बनी रहती है और आपके लिए भी निकल जाती है। और इनफैक्ट प्रॉब्लम क्या है, अभी तो बच्चे हो यार, आप कौन सा बूढ़े हो गए हो। चलिए देखिए, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर कैसे आया, अभी तक तो उधर होता था। सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट में कैसे आ गया, जबकि ये तो हमेशा कहां होता था, कैसे बताओ। आंसर है सेंटर ऑफ कर्वेचर उस गोले का केंद्र है जिस गोले से आपने सरफेस काटा हुआ है। अब ये गोला आप बनाओगे तो ऐसा बनेगा और उसका केंद्र यहां पर पड़ेगा आकर के, समझ रहे हैं आप। इसलिए जरूरी थोड़ी है कि वो राइट में रहेगा कि लेफ्ट में रहेगा, वो तो सेंटर उसका जहां पर पड़ेगा वहीं मुझे बनाना पड़ेगा। ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली जो लाइन होती है इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं, तो हमको एक मुख्य अक्ष बनानी है भाई। ये देखिए, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये हमने क्या बना दिया, पोल बना दिया है, ठीक है। अब हमको इस पे वस्तु रखनी है। देखो, वस्तु हम इसके इधर भी रख सकते हैं, हम वस्तु इसके इधर भी रख सकते हैं, समझ आ रही है बात। कहीं पर भी हम ऑब्जेक्ट को पुटअप कर सकते हैं इस पे। मान लिया कि हम वस्तु को यहां रखे ले रहे हैं, समझ आ रहे हैं ना आपको। यहां पर वस्तु हमने रख दी। अब इमेज बनानी है तो 2 किरणें हमको चाहिए। एक प्रकाश किरण तो यहां से चलेगी और हमेशा की तरह उसको कौन सी वाली ले लेंगे, जो मुख्य अक्ष के साथ साथ चली जाएगी, क्योंकि ये अभिलंबवत है इसलिए सीधी निकल जाएगी, मुड़ेगी नहीं बीच में। अब दूसरी प्रकाश की किरण मुझे भेजनी है जो सरफेस पर टकराएगी किसी बिंदु पर जाकर के। ध्यान से देखना बेटा, ये ऐसे टकराएगी तो जाने का रास्ता तो बेटा इसके ये है। एक्चुअल जो पाथ है इसका वो ये वाला है और इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया, ए। अब हम चाहते हैं कि हम इस पर ये जानना है कि हमको ये मुड़ेगी किधर की तरफ, क्योंकि ये नॉर्मली तो ड्रॉप नहीं हो रही है तो पक्का ये किसी न किसी तरफ मुड़ेगी। अब विरल से सघन में जा रही है सो इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, ये अभिलंब की ओर मुड़ेगी। अब अभिलंब की ओर मुड़ेगी ये मालूम है, पर अभिलंब कहां है इसका, अभिलंब बनाना पड़ेगा। अब बताओ बिंदु ए पर अभिलंब कैसे बनाया जाए, कैन यू टेल मी। कैसे, सी से मिला दो यार, कल से बता रहे हैं हम आपको। सी से इसको क्या कर दो, इस पॉइंट को मिला दो, वो जो लाइन बनेगी वो क्या होगी, वो लाइन ही नॉर्मल होगी। बेटा देखो ये नॉर्मल बना लिया भैया हमने, ये नॉर्मल बना लिया हमने, इतना समझ आ गया, ओके। अच्छा, प्रकाश किरण के जाने का रास्ता बेटा ये है, ये उसके जाने का रास्ता है, पर क्योंकि माध्यम चेंज हो रहा है इसलिए उसको मुड़ना पड़ेगा। किधर की तरफ मुड़ेगी, अभिलंब की ओर। अभिलंब की ओर मुड़ने के लिए ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगी या थोड़ा नीचे की तरफ आएगी, थोड़ा नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ। अभिलंब तो ऊपर है ना, थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगी, हल्की सी ऐसे उठ जाएगी ये।
इस दिशा में देखिए निकल जाएगी। और जब अब इसको पीछे बढ़ाएंगे, साथ में मैं ये भी बना लेता हूं, नहीं तो फिर देखो थोड़ा जरा इसको फिर से ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे, मुझे एक एक चीज बताते जाइए। ये क्या बनाया मैंने? नॉर्मल बनाया है, अभिलंब बनाया है, ठीक है, इसका नाम है नॉर्मल। ये क्या बनाई है बोलिए? आपतित किरण। याद आ रहे हैं आपको? ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है। यहां पर इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा? आपतन कोण। किससे रिप्रेजेंट करोगे? आर से, आई से रिप्रेजेंट करोगे। आपका आई हमको आर क्यों सुनाई देता है? कुल्ला करके नहीं आते हो आप लोग सुबह सुबह? गला साफ करके आया करो थोड़ा। आई ये यहां पर बनेगा अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण। इतना सबको समझ आ रहा है कि नहीं आया? आ गया सभी को? अच्छा, अब बेटा ये बताइए, फिर से मुझे बताओ, ये क्या है? ये आपतित किरण के जाने का एक्चुअल पाथ है, पर क्या ये इधर जा रही है? नहीं जा रही है, वो तो इस दिशा में जा रही है। तो अपवर्तित किरण ये वाली है कि ये ऊपर वाली है? ये अपवर्तित किरण है। समझ आ गया आपको? अगर ये अपवर्तित किरण है और ये अभिलंब है तो ये एंगल कितना होगा? आर। ठीक है, अब एक चीज और मुझे बता दो जरा, ये आर किसके किसके बीच का कोण है? अभिलंब और अपवर्तित किरण। अब हम ये देखना चाहते हैं कि इसका इमेज बना कहां आखिरकार। अब हम देखते हैं कि एक प्रकाश किरण ये जा रही है, एक प्रकाश की किरण जो यहां से गई है वो ऐसे हुई और ऐसे ऊपर भागी जा रही है। अब एक लाइट रे ऐसे जा रही है और एक लाइट रे ऐसे जा रही है। क्या आपको लगता है कि आगे जाकर कहीं पर ये मुड़े एक दूसरे से मिलेंगी? आंसर है नहीं मिलेंगी। अगर नहीं मिलेंगी तो फिर इमेज कहां बनेगा? तो फिर ऐसी सिचुएशन पे उनको हमें पीछे बढ़ाना पड़ेगा। इसके सामने हम अपनी आंख को सेट करके खड़े हो जाएंगे। यहां पर जो दो किरणें हमारी आंख पर पड़ेंगी उनको हम बैक ट्रैक करेंगे। तो इसको हमने बैक ट्रैक किया, सीधी ऐसे जा रही है ये। अब जरा उसको भी बैक ट्रैक करके देख लीजिए। जब इस वाली लाइट रे को हमने बैक ट्रैक किया तो ये कौन से रास्ते पर आ गई? हमको ये इस जगह से आती हुई दिखी, यहां से आती हुई दिखी हमको, इस पॉइंट से। क्यों? क्योंकि देखने के सिस्टम को मोड़ना नहीं आता, तो हमको यहां से आती हुई दिखी। तो बैक ट्रैक करने पर दोनों रेज एक दूसरे को कहां पर काटती हुई प्रतीत होती हैं? काटती है कि प्रतीत होंगी? आपको प्रतीत होंगी, एक्चुअली तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। कहां पर काटती हुई प्रतीत होती है? यहां पर। ये वाली भी पीछे पीछे चले ऐसे आ गई, इसके पीछे पीछे चले तो ये यहां पर आ गई। दोनों यहां पर काटती हुई प्रतीत हुई, और जहां पर दोनों काटती हुई प्रतीत हुई वहीं पर क्या बन गया? वहीं पर प्रतिबिंब तैयार हो गया। अब आप बताइए, आपको इतना समझ आया कि नहीं आया? सब बच्चों को आ गया? किसी को डाउट तो नहीं है कहीं? ठीक है, ओके। अब एक चीज और बताइए, ये कोण कितना है? आर। क्या कहते हैं इसको? अपवर्तन कोण। किसके किसके बीच का है? अपवर्तित किरण और अभिलंब। ये क्या है? अभिलंब। और ये अपवर्तित किरण को ही तो बढ़ाई गई लाइन है। तो अगर यहां पर अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण आर है, तो यहां पर भी अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण कितना होना चाहिए? तो ये एंगल कितना होगा? आर। ये पूरा एंगल कितना होगा? आई। लेकिन ये एंगल कितना होगा? आर। किस वजह से? शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये बात समझ नहीं आई लगता है? आ गया ना? अरे बेटा, ऐसे जब दो लाइन एक दूसरे को काटती हैं तो जितना एंगल ये होता है उतना ही तो ये होता है। इसको शीर्षाभिमुख कोण बोलते हो ना। तो यहां पर अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण आर, यहां पर भी अभिलंब और अपवर्तित किरण की बढ़ाई गई लाइन, इनके बीच का कोण कितना होना चाहिए? आर के बराबर होना चाहिए। समझ आ रही बात आपको? ओके। अब इसको हमने आगे कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन के लिए कुछ चीजें, जैसे पहला,
ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ए टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड सपोज दिस पॉइंट इज एन। एक लंब हमने डाल दिया वहां से मुख्य अक्ष पर, और उस बिंदु को हमने क्या मान लिया, एन मान लिया। करते आए वो भी उत्तल प्रश्न में 2 बार किया आपने। अच्छा, आई और आर हो गए, अभी अल्फा बीटा गामा बच गए। तो आप मुझे बता दीजिए कि अल्फा बीटा गामा कहां पर होंगे। अल्फा कहां के एंगल को माना जाए, ऑब्जेक्ट जहां पर है उस जगह पर। ये वाला एंगल क्या होगा, अल्फा। इमेज वाला बीटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला गामा। ठीक है, इसकी हाइट हमने कितनी मान ली, h मान ली। विरल माध्यम का अपवर्तनांक μ2 माना जाए इस बार की μ1। अवतल पृष्ठ है, बता दीजिए मुझे क्या माने हम। पहले उत्तल पृष्ठ था तो विरल को μ1 और सघन को μ2 मानते थे। आज उत्तल अवतल पृष्ठ है, विरल को और सघन को क्या माना जाए। विरल का बताइए, μ1। ठीक है, कंफर्म, आप सही बोल रहे हैं बिल्कुल। और मुझे बहुत अच्छा लगा, अपने आंसर पर टिके रहे। नहीं तो कुछ बच्चे तो छोड़ के चले जाते, बोले नहीं नहीं अभी अवतल हो गया ना तो इसको μ2 कर दो। हमने आपको शुरुआत से ही बता दिया कि कुछ चीजें फिक्स हैं, उनको आप कभी मत बदलिए। विरल माध्यम को μ1 और सघन माध्यम के अपवर्तनांकों को μ2, चाहे पृष्ठ उत्तल हो चाहे अवतल, इमेज कहीं पर भी बने, आई डोंट केयर। अल्फा बीटा गामा को भी कहीं मत बदलिए आप। तो इसका अपवर्तनांक μ1 मान लिया और इसका अपवर्तनांक कितना मान लिया, μ2। ठीक है, और देखिए कैलकुलेशन शुरू करिए। इस बार स्पेसिफिकेशन बता दीजिए मुझे। सबसे पहले बताओ सरफेस कैसी है, पृष्ठ उत्तल है कि अवतल। हाँ जी, अवतल। और ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है जल्दी से बताइए, विरल में कि सघन में। विरल में, रेयरर मीडियम में रखा हुआ है। इमेज कहां पर बन रही है, विरल में कि सघन में। विरल में बन रही है बेटा। और आभासी है कि वास्तविक है, आभासी है, वर्चुअल इमेज बन रही है। दीज आर द स्पेसिफिकेशन ऑफ दिस डेरिवेशन। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले 2-4 लाइंस आपको लिखनी पड़ती हैं। क्या है वो 2-4 लाइन, क्या आपको याद है। अरे वही यार, आई आर अल्फा बीटा गामा सब छोटे छोटे कोण हैं। अब छोटे कोण है तो ये ले सकते हैं। फिर वक्रता बहुत कम है तो बिंदु एन, बिंदु पी के अत्यंत समीप होगा, तो बिंदु एन के स्थान पर बिंदु पी को हम अप्लाई कर सकते हैं। वो हम नहीं लिखेंगे कि लिख दें हम, नहीं, जैसा आप बताओ। आपको लगे नहीं आपको लिखना जरूरी है तो हम लिखें, और अगर आपको लगे नहीं आप लिख लोगे तो फिर हम ना लिखें। लिख लेंगे आप, बहुत अच्छे हैं यार आप लोग। तो वो 4 लाइनें, ठीक है, समझ गए क्या लिखा है। ये बताओ ये क्या लिखा है, लिखा है आई और आर। देखो हम पढ़ के सुना देते हैं, क्योंकि आई आर अल्फा बीटा गामा बहुत छोटे कोण हैं, इसलिए साइन आई बराबर आई बराबर tan आई। दूसरा समझ गए आप, ठीक है। इसके बाद शुरुआत कहां से करेंगे डेरिवेशन की, स्नेल का नियम। देखो बेटा, स्नेल का नियम, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू μ2 और μ2 को लिखते क्या है, μ2 अपॉन μ1। समझ आ रही बात आपको। अच्छा, अब कन्वीनियंस जो लेंगे उसमें साइन आई की जगह पर क्या लिख सकते हैं, आई। साइन आर की जगह पर आर ले सकते हैं, और ये यहां पर क्या आ जाएगा, μ2 अपॉन μ1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो μ1 इंटू आई इज इक्वल टू μ2 इंटू आर। और इसको एक काम कर लो, इक्वेशन नंबर 1 मान करके इसको अभी यहीं तक रख लो। अब हमारा मकसद क्या होना चाहिए, सबसे पहले आई और आर को पता लगाना, क्योंकि आई और आर मिलेगा फिर वैल्यू लिख पाएंगे हम लोग। तो चलिए अब फिगर पे आइए, और आई और आर के बारे में डू यू हैव एनी हिंट, क्या कोई हिंट है आपके पास कि आई और आर कैसे निकाले जा सकते हैं।
देखिए हम आपको बताते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। त्रिभुज ACO, बउआ हो देखो भैया, कौन सा त्रिभुज ACO दिखा सभी बच्चों को? इस त्रिभुज में कोई बाह्य कोण है और कुछ अंतःकोण भी होंगे। एक काम करते हैं, हम बना ही देते हैं, आपको कंफ्यूजन ना हो। ये है A, ये है C और ये है O। ये लाइन थोड़ी सी आगे बढ़ी हुई है। अब आप हमें बताइए यहां पर कौन सा कोण आ रहा है? ACO देखिए जल्दी से, गामा। यहां पर कितना एंगल आ रहा है? अल्फा। यहां पर कितना आ रहा है? I की R, पक्का? I की R, I, वेरी गुड। तो अब बताइए यहां पर बाह्य कोण कौन हुआ? गामा। और अंतः सम्मुख कोण कौन से हो गए? अल्फा और I। तो फिर हम क्या लिख सकते हैं? गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस I। हमें तो I चाहिए क्योंकि I लिखना है मुझे यहां। तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलिए? गामा माइनस अल्फा। अब एक दूसरा त्रिभुज यहां पर हम आपको दिखाते हैं, त्रिभुज AIO। AIO देखना चाहिए, नहीं AIC, ठीक है। त्रिभुज AIC में देखो, त्रिभुज AIC कहां है? AIC, ये एक छोटा सा त्रिभुज, ये भी लगभग ऐसा बना हुआ है। यहां पर A है, ये I है और यहां पर C है। ये एंगल कितना है? गामा। ये एंगल कितना है? बीटा। और ये वाला कितना है? R है। AIC की बात करो, ये है केवल R। इस बार बाह्य कोण गामा, अंतः सम्मुख कोणों की जगह पर बीटा और R। तो फिर से लिख सकते हैं गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस R। हमको तो R चाहिए, R इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। समझ आ रहा है ना आपको? नहीं आ रहा है समझ में? अच्छा, अब R और I दोनों के मान निकाल लिए, समीकरण 1 पे रख दो। समीकरण 1 से μ1 I की जगह पर गामा माइनस अल्फा, और उधर जाके μ2 और R की जगह पर गामा माइनस बीटा। सॉल्व करिए जरा। μ1 गामा माइनस μ1 अल्फा इज इक्वल टू μ2 गामा माइनस μ2 बीटा। इसको इधर ले आइए और गामा वाली टर्म उधर ले जाइए, ये इधर आके प्लस हो जाएगा। तो μ2 बीटा, और ये कहीं गया नहीं तो इसको लिख लो μ1 अल्फा इज इक्वल टू, ये तो ऑलरेडी राइट हैंड साइड पे है, और ये उधर जाके कितना हो जाएगा? μ1 गामा नेगेटिव। आपको जिस जगह पर लगे कि नहीं समझ में आ रहा है आप जरूर बता दीजिएगा भाई हमको। μ2 बीटा माइनस μ1 अल्फा। इस सर क्या कर सकते हैं बताइए? गामा कॉमन कर सकते हैं, क्या बचेगा अंदर? μ2 माइनस μ1 इंटू गामा। अब वक्त आ गया है कि बीटा, अल्फा और गामा इनकी जगह पर टेंजेंट लेने का, ठीक है। तो बीटा की जगह पर क्या ले सकते हैं? टेंजेंट बीटा। अल्फा की जगह पर टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, और गामा की जगह पर टेंजेंट गामा, ठीक है। और क्योंकि ये बात तो हम पहले ही बता चुके हैं कि हम ये ले सकते हैं, तो अब हमको बताने की जरूरत नहीं है, हमने ले लिया सीधे। अब फिर से tan बीटा tan अल्फा, इनके सबकी वैल्यूज बताओ बेटा मुझे। ये सॉरी, ये यहां पर μ2 है, μ2 के साथ tan बीटा कहां पर है देख के बताइए जल्दी से, और क्या वैल्यू होगी इसकी। ये बीटा है। इस बार जो समकोण त्रिभुज आपको देखना है वो ये देखना है, ANI। भाई बीटा से देखना है ना, तो ANI। tan बीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब के लिए तो AN लोगे, आधार के लिए बताइए। NC NI की NO NI, वेरी गुड।
तो हम इसकी जगह पर लिख देंगे an अपॉन एन आई माइनस μ1 tan अल्फा आ गया। tan अल्फा ये अल्फा है, tan अल्फा के लिए ये लंब और ये आधार, तो लंब के लिए an, आधार के लिए क्या लेना चाहिए, n से c तक कि n से i तक या n से o तक, n से o तक, क्योंकि अल्फा यहां का कोण है, तो हमें इसको ले लेना चाहिए an अपॉन NO इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 और tan गामा ये है बेटा गामा, tan गामा इज अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की जगह पर an अपॉन बेस की जगह पर NC। इतना तो सबको आ रहा है ना समझ में। अब वैल्यूज लिखो एक बार और वो चीज करो कि हम NP के बहुत समीप होगा तो इनकी जगह पर क्या ले सकते हैं, तो ये जो n है इनकी जगह पर हम p ले लेते हैं, तो μ2 इंटू an अपॉन पी आई, μ1 इंटू an अपॉन पी ओ इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 इंटू an अपॉन पी सी। ठीक है, अब वैल्यूज अप्लाई कर दो भाई, an की जगह पर h, pi की जगह पर क्या लिखा जाए देख के बताइए। pi क्या चीज होता है, इमेज डिस्टेंस, और इमेज डिस्टेंस को किससे प्रदर्शित करते हो, v से, तो v माइनस लोगी यहां की प्लस लेना है माइनस, क्योंकि p से इमेज तक का डिस्टेंस नापने के लिए हमें सरफेस की बाईं ओर जाना पड़ रहा है। देख रहे हैं आप, इमेज बाईं ओर पड़ रही है ना, तो बाईं ओर जाना पड़ रहा है, इसलिए डिस्टेंस तो v लेंगे बट नेगेटिव, माइनस μ1 an की जगह पर h, po की जगह पर क्या लिखोगे आप, p से o तक का दूरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u होता है, एंड बिकॉज दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, सो वी हैव टू टेक विथ नेगेटिव साइन, तो माइनस u, दिस इज μ2 माइनस μ1 इंटू h, pc ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी, वक्रता त्रिज्या होती है और इसको r से लिखते हैं, और क्योंकि ये भी लेफ्ट साइड पे है तो माइनस r से लिखेंगे इसको। अब आप एक चीज देख सकते हो, हर पद में दो चीजें सब में आ रही हैं, माइनस और h, सबके पास माइनस सबके पास h, माइनस h, तो क्यों ना माइनस h से ही सीधे डिवाइड कर दो, तो सभी पदों का क्या गायब हो जाएगा, माइनस और h, ये दो चीजें गायब हो जाएंगी, माइनस और h गायब हो गया, बचा क्या ये बता दो मुझे, μ2 अपॉन v, माइनस और h गायब हो गया, क्या बचा, μ1 अपॉन u, माइनस और h गायब हो गया, क्या बचा, μ2 माइनस μ1 अपॉन r। और देखिए बेटा, अब मिलाइए, जो फॉर्मूला आपने उत्तल पृष्ठ के लिए निकाला था उससे अवतल पृष्ठ वाले फॉर्मूले को जरा मैच करिए, क्या आ रहा है, क्या यह फॉर्मूला वही है जो उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए निकाला गया था या इसमें कुछ बदलाव हो गया है, बताइए, चेंज है या सेम फॉर्मूला है, आंसर है सेम फॉर्मूला है ये। इसका मतलब है फर्क नहीं पड़ता कि पृष्ठ उत्तल है या अवतल, फर्क केवल कहां से पड़ेगा, वस्तु को अगर आप विरल की जगह सघन लिख दोगे तो μ1 μ2 इंटरचेंज हो जाएंगे, नहीं तो जितनी देर तक वस्तु विरल में रहेगी फिर वो पृष्ठ चाहे उत्तल हो या अवतल, हर बार अपवर्तनांक के लिए यही सूत्र मिलेगा आपको। कुछ बात समझ में आ रही है आपको हमारी, समझ रहे हैं। और अगर वस्तु सघन में रखी है तो अवतल हो या उत्तल हो, फिर μ1 और μ2 को इससे क्या कर देंगे, अदला बदली करके आंसर निकाल लेंगे। तो ये हमने डेरिवेशन करके दिखा दिया। आप इसमें भी वो कंडीशन लगा सकते हो, μ1 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हो, आना वही है उसको। तो μ1 से जब डिवाइड कर दोगे तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा, μ अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू μ माइनस 1 अपॉन r। तो ये रहा
गोलीय पृष्ठों के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, कि किस तरीके से स्फेरिकल सरफेसेस से आप लाइट के रिफ्रैक्शन को स्टडी करेंगे। ये हमने अब कंप्लीट कर लिया है। आप सोचोगे 6 कंडीशन बनती थी, आपने तो 3 ही दिखाई। तो बेटा 6 दिखाना कोई जरूरी नहीं है, मैंने बताया कि 6 बनेंगी। आप चाहें तो घर में उनके अलग अलग तरीके से रे डायग्राम ट्राई कर सकते हैं, उनके फॉर्मूले बना सकते हैं, और आप देख सकते हो डेरिवेशन का तरीका भी सबका लगभग कैसा है, सेम ही है। थोड़ी बहुत स्टेप नहीं कहते कि अलग हो जाती होंगी, और वो भी अलग कहाँ होती है, यहां पर जब वैल्यू लिखते हो आप तो थोड़ा एंगल में जैसे बीच में अलग हो जाता है, लेकिन तरीका सबका सेम है। जैसे आपने गॉस थ्योरम में किया था, गॉस थ्योरम में चाहे जो डेरिवेशन करो उसके लिए वही 4 स्टेप्स फिक्स थी बिल्कुल, वैसे ही यहां पर स्नेल लॉ लगाइए, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आई और आर निकालिए, वैल्यू रखिए, फिर टेंजेंट ले लीजिए अल्फा बीटा गामा के, यही सब करना है आपको। ठीक है, तो आज हम लोगों ने रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस ये कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेंसेस के बारे में स्टडी करेंगे। क्यों? क्योंकि लेंस की सरफेस भी तो कैसी सरफेस होती है, कर्व भी हो सकती है और एक सरफेस प्लेन भी हो सकती है। तो कल हम लोग पहले लेंस के बारे में स्टडी करेंगे और लेंस से रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे उसके बाद। तो आज फिजिक्स में इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।